बाजार बोलता है, इसमें एफआईएस के डेटा से एक बार शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की खबरों पर। तो एफआईएस के डेटा में देखें तो जो एफआईज हैं वो 290 करोड़ का माल प्लस करके ले गए। डीआईज ने करीब 677 करोड़ का माल प्लस किया। तो कहीं ना कहीं अगर एफआईज की सेलिंग भी नहीं आती है, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है मार्केट के लिए। तो इसी वजह से हमने देखा भी कि जो फ्राइडे का सेशन था वो ठीक ठाक निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से एशियन मार्केट्स का ट्रेंड देख लेते हैं, उसके बाद टॉप गेनर्स लूजर्स फटाफट से निकाल देते हैं। नशों से कि डाउ में करीब ½ % की तेजी देखने के लिए मिली। शंघाई, निकाई, कोस्पी सभी में 1 से 3% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। हैंसेंग में थोड़ा सा फ्लैट टू नेगेटिव रुझान है। एक बार देख लेते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो आज अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ से कामकाज करने वालों में पीसीजे कंपनी का बिजनेस अपडेट आया Q3 का शानदार देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से आज 6% का उछाल। एसजेवीएन, एमटीआर टेक, वी मार्ट और सीएसबी बैंक यहाँ पर भी करीब 5 से 6% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वीकनेस दिखाने वाले काउंटर्स में प्रीमियर एनर्जी, टारेल, सफायर फूड, एम&एम फाइनेंशियल और कैम्प्लास्ट, ये करीब कुछ ऐसे शेयर हैं यहाँ पर कि 3 से 6% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर यही कि वेनेजुएला में जो संकट है वो कितना पेचीदा है इंडिया के लिए, उसी पर बात करते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया उन्हीं के देश से, और न्यूयॉर्क की अदालत में केस चल रहा है। अब शुरू हो जाएगा ये केस। वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति ने फिलहाल पदभार संभाल लिया है। अमेरिका कार्यवाहक सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस तरह के स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आए थे। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी भी दे दी इस बीच में। रूस, चाइना भी अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं। वेनेजुएला का मौजूदा तेल उत्पादन देखें तो करीब 8 लाख बैरल पर डे का है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो दुनिया भर में बातचीत हो रही है अमेरिका को लेकर वीकेंड्स में, कि वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। करीब 3,03,221 मिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व हैं, विच इज़ 19.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व। सऊदी अरब के पास 17.1 यानी कि करीब 17% पूरी दुनिया का जो तेल है अब रिजर्व के तौर पे वो सऊदी अरब के पास है। यहाँ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑयल रिजर्व की बात हो रही है। ईरान, इराक, यूएई यहाँ पर भी करीब 7 से 13% तक के ऑयल रिजर्व हैं इनके पास। उसके बाद नंबर आता है कुवैत का, रशिया का, लीबिया का और सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए का। यूएसए के पास केवल 2.9% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल रिजर्व हैं, और बाकी कंट्रीज़ में कजाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया, और जो दूसरे कंट्री हैं चाइना वगैरह, उन सभी का कंट्रीब्यूशन करीब 16.3% है। विनीत सर, मैं यही जानना चाहता हूँ, ये जो हमला हुआ है वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर और उनको अरेस्ट करके ले गए उन्हीं के कंट्री से, ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका परेशान है अपने यहाँ के एनर्जी प्राइजेस से और क्रूड ऑयल को वो नीचे लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्रूड ऑयल पर नज़रें डाली। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर चूंकि इतना ज़्यादा ऑयल का रिजर्व है, तो ट्रंप की जो सोच है वो इस तरह की है कि क्रूड ऑयल को अपने हाथ में ले लो, क्योंकि इन्होंने इराक पे भी यही किया था, ईरान से भी इनकी यही लड़ाई चलती रहती है इंटरनली, इन्होंने लीबिया में भी उत्पात मचवाया था। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ भी ऑयल होता है वहाँ पर ही ये लड़ाई लड़ने पहुँच जाते हैं। ये बेसिक इस बार का रीज़न क्या है? देखिए, 3 मार्केट जो वर्ल्ड के बड़े वाले हैं, वेनेजुएला जैसे आपने बोला वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व, फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड ईरान। ये तीनों कंट्रीज है ना, चाइना उनसे ऑयल लेती है और चाइना को कंट्रोल करने के लिए तीनों मार्केट को उन्होंने कब्जा कर लिया है। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया तो वो ट्रम्प को प्रोवाइड करने वाले मोर देन $1 ट्रिलियन, और अभी ईरान को टेक ओवर करके और वेनेजुएला को टेक ओवर करके उन्होंने चाइना की जो ऑयल इंडस्ट्री है ना उसको ये कर दिया है, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दूसरी चीज आपने देखा रहेगा, जैसे धमकी दी है उन्होंने मेक्सिको को और आपके कनाडा को, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों कंट्रीज है ना काफी अग्रेसिव एक्सपोर्ट करते हैं टू फ्रॉम चाइना। तो ये क्लियर कट गेम है टू कर्टेल चाइना, और उसके बीच में इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए, ताकि वो यूएस रशिया से डीकपल करे अपने ऑयल परचेसेस, उसके लिए ये सारा गेम चल रहा है। सनी सर, जब आपने वीकेंड में खबर सुनी
कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्हीं के कंट्री से कैप्चर करके और अमेरिका ले जाया गया और उसके बाद वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई। आपके दिमाग में क्या आया था, मतलब जब आपने टेक वीकेंड में सारे एनालिस्ट सर पढ़ तो रहे थे, इस बार ये तो हुआ ही नहीं कि वीकेंड शांत हो गया, क्योंकि कोल इंडिया के आईपीओ का अनाउंसमेंट आ गया जो भारत कोकिंग कोल था, ऊपर से ये आ गया वेनेजुएला वाला, तो सब लोग पढ़ने में लगे हुए थे। आपने क्या पढ़ाई की सर वीकेंड्स में? आई थिंक मैं नहीं विनीत आप जी के व्यू से हाँ, सहमत हूँ। सर विनीत सर क्या बोल रहे नहीं हैं आप? प्लीज, हाँ हाँ नहीं नहीं जी। प्लीज, मुझे लगा। अच्छा जी, सनी सर बताएं। या मैं विनीत जी के व्यू से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो लड़ाई है ना रिसोर्सेज की है, ओबियसली अगर जिस तरह से चाइना ने बीच में एक या दो कदम उठाए थे जहाँ इन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। रिसेंटली मेजोरिटी ऑफ द शिपिंग लाइंस जो चाइना के पास थे वहां भी उन्होंने बीच में कुछ हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करी थी। तो आई थिंक इट्स द फाइट ऑफ रिसोर्सेज। तो अल्टीमेटली जो कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं दे आर अंडर अटैक, एंड ऑब्वियसली लार्ज जो ग्लोबल पावर है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। तो ऑन वन हैंड जैसे हम बीच में चाइना ताइवान की भी बात सुनते हैं कि चाइना विल गो एंड ट्राई टू मर्ज ताइवान विद देम। तो ऑब्वियसली वहाँ जो एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस है सेमीकंडक्टर का है कि जो चिप्स है वो प्रीडोमिनेटली ताइवान से बनकर आती है, पूरे ग्लोबली सप्लाई की जाती है। तो आई थिंक नाउ इट्स मोर ऑफ एन रिसोर्सेज रिलेटेड फाइट। ऑब्वियसली जो कंट्री के पास मिलिट्री पावर नहीं है वो थोड़े से यहाँ वीकर होते हुए दिखेंगे कि आपके पास रिसोर्सेस है बट यू डोंट हैव मिलिट्री पावर टू डिफेंड योर ओन टेरिटरी। तो ऐसे कुछ जो कंट्रीज हैं वहाँ डेफिनेटली एक डर बना रहेगा कि जो लार्ज ग्लोबल पावर है दे विल ट्राई टू कंट्रोल ऑल सच रिसोर्सेस फोर्सफुली। आई थिंक जो एक पहले एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले काम हुआ करता था अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएन, वो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट हैज बीन थ्रोन आउट ऑफ विंडो। एंड आई थिंक जो प्रोसेस है लगता है कि आने वाले समय में डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है और आगे इसमें इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिखेगी क्योंकि जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं अब ग्रेजुअली कम होते हुए दिख रहा है। तो आई थिंक जो पहले से नैरेटिव चलते आ रहा है कि डॉलर के ऊपर ट्रस्ट कम होना, मूविंग मोर टुवर्ड्स एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेल्फ सफिशिएंसी, डी ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक ये जो थीम है ये आने वाले समय में लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में प्ले आउट होते हुए दिखेगी। बिल्कुल ठीक है। वेनेजुएला के संकट पर भारत पर क्या असर होगा? देखिए, भारत की वेनेजुएला से ज़्यादा तेल खरीद नहीं है अभी, 255 मिलियन डॉलर की ही तेल खरीद इन्होंने अभी तक की है इस साल में, और भारत के कुल तेल इंपोर्ट में ओनली 0.3% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है आजकल वेनेजुएला। भारत के लेकिन करीब 100 करोड़ डॉलर वेनेजुएला में फंसे हुए हैं, जिसमें कि 53.6 करोड़ बकाया तो ओएनजीसी के ही हैं, क्योंकि उनका एक स्टेक था काराबोबो ऑयल फील्ड्स में 11% स्टेक, जहां पर कि उनको डिविडेंड वगैरह का पेमेंट मिलना था, वो फंसा हुआ है। और अब अगर अमेरिकी प्रतिबंध वेनेजुएला से हटता है तो ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है कि उनको ये पेमेंट मिल जाए। साथ ही आईओसी ऑयल इंडिया के पास भी करीब 3.5% स्टेक है। आरआईएल, एमआरपीएल, आईओसी, एचपीसीएल के पास वेनेजुएला के तेल रिफाइन करने की पुराना एक्सपीरियंस भी है और क्षमता भी है। विनीत सर, कैसे देख रहे हो अगर ये वेनेजुएला से पूरा ऑयल कैप्चर करके अमेरिका के थ्रू रूटिंग होती है, अब अमेरिका ही एक तरह से उसका एजेंट या ऑनर बन जाएगा, तो ऐसे में ये सैंक्शन तो हटेंगे, तो सैंक्शन हटने का फायदा होगा हमारी कंपनियों को या नहीं होगा? देखिए, इंडिया के पास 29% स्टेक है इन द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। तो इंडिया के डेफिनेटली पॉजिटिव ही होने वाला है इंडिया के लिए। ऊपर से आपका जो जो डिविडेंड फंसा हुआ है, पेंडिंग डिविडेंड्स है, वो भी आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफी बुलिश प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया के। सर, कौन सी कंपनियां फोकस करें जिनके स्टेक फंसे हुए हैं? फॉर एग्जांपल ओएनजीसी, आईओसी, ऑयल इंडिया, इन सभी में क्या करें सर? एक्चुअली रिफाइनिंग स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इक्वेशन रिलायंस का विद द यूएस गवर्नमेंट या वेस्टर्न वर्ल्ड काफी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं कि जितना गूगल और फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनको है ना काफी बेनिफिट होगा। $5-6 का उनको रिफाइनिंग मार्जिन में फायदा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इनका जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन था वो भी अभी पॉजिटिव हो गया। अगला साइकिल में
केपेक्स खत्म होने को आया है रिलायंस का, तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए रिलायंस एक बहुत बड़ा स्टॉक बनेगा फ्रॉम द लार्ज कैप्स। ठीक है, तो रिलायंस पर तो नज़र रहेगी ही। लेकिन सनी सर, जब आपने पढ़ाई की थी तो डेफिनेट सी बात है, जब कंक्लूजन निकाला होगा तो एक दो शेयर निकाले होंगे कि मंडे को ये क्लाइंट्स को हम नोट्स में देंगे। वो कौन से शेयर्स थे? आई थिंक ऑब्वियसली एक जो पहला थॉट मन में आया है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से लगता है कि काफी लंबे समय समय तक अब बेनाइन रहेंगे। बहुत ज्यादा अपसाइड अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगता नहीं है, विच इज बेनिफिशियल फॉर एवरी वन इंक्लूडिंग यूएस एज वेल एज इंडिया। तो ऑब्वियसली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से एचपीसीएल को का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं रडार पर आया था, क्योंकि एचपीसीएल ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट भी करी थी कि इन्होंने जो 3.5 मिलियन टन का एक आरयूएफ का जो प्लांट लगाया है, जिसके चलते इनका जो नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, और जिसके चलते 2 से 2.5 डॉलर जीआरएम पर बैरल का एक इंक्रीमेंटल जो इनकी 15 मिलियन टन की रिफाइनरी है उसका बेनिफिट प्ले आउट होते दिखेगा। जिसे मैं अगर कंप्यूट करता हूँ एक बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन के हिसाब से, तो 2-2.5 हजार करोड़ का इंक्रीमेंटल पैट एचपीसीएल के लिए आने वाले 12 से 14 महीने में आते हुए दिखेगा। तो आई थिंक एचपीसीएल मुझे काफी वेल प्लेस लगता है। केपेक्स साइकिल जिस तरह से रिलायंस में भी कंप्लीट होते दिख रहा है, एचपीसीएल में भी इनकी जो राजस्थान का जो केपेक्स है जो पिछले 4-5 साल से चल रहा था, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ओवर, एंड एट द सेम टाइम विद द बिनाइन क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड विद एन इम्प्रूविंग नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, लगता है कि एचपीसीएल कैन बी वन ऑफ एन गुड स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक, जो कि आने वाले 1 से 2 साल में एक अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ बोले कि इंडिया के प्रधानमंत्री मुझे खुश नहीं कर पाए। ये खुश कैसे होंगे विनीत सर? क्या चल क्या रहा है इनका? इनकी मतलब खुशी कैसे आएगी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने पहले बोल दिया था कि आप मेरे को सस्ता ऑयल दो, तो हो सकता है कि इनके बीच में वेनेजुएला के ऊपर थोड़ी रिलीज ऑफ ऑयल हो जाए, तो उससे नेचुरली आप रशिया से ऑयल कम कर दोगे परचेसिंग, और फिर वो डील भी हो जाएगी। मैं काफी पॉजिटिव है इसके ऊपर। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जनवरी एंड फरवरी में मार्केट्स लास्ट 3 years हैव बीन जनरली वीक, सो वो भी आप ध्यान में रखें। सर मतलब ऐसा तो नहीं है सर, ऑयल एक केवल फेस है कि दिखाना है कि जी मुझे इस चीज़ के लेकर मैं गुस्सा हूँ, लड़ाई किसी और ही चीज़ की चल रही हो पीछे? कोई और भी रीज़न हो सकता विनीत सर? नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, मादुरो को एक्टिवेट या उसको अरेस्ट करने का रीजन ये था कि सारा गोल्ड तो चाइना और रशिया ले गए। इंडिया ने ऑलरेडी लास्ट ईयर 1/3 ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन अक्वायर किया था ऑफ सिल्वर, और आज की डेट में ना सिल्वर का एक बार भी नहीं मिल रहा है। अमेरिकन गोल्ड ईगल कॉइन्स कितने महीनों से सस्पेंडेड है, इनका अवेलेबिलिटी नहीं। और जैसे आपकी जो टेक इंडस्ट्री हेवीली ग्रो कर रही है, उससे स्टील का डिमांड तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आप देखोगे एक गाड़ी में, ईवी में आपको 1 किलो सिल्वर लगता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मेटल। तो दूसरी चीज क्या थी कि चाइना ने जो ऐसे सफोकेट करके रखा था यूएस को इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, तो ये जो एक्वायर किया है मादुरो का स्टेक, उसमें बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स वेनेजुएला माइन करके रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ मिक्स करके चाइना को बेचते थे। तो अभी उन्होंने ना वो जो रेयर अर्थ मेटल्स जो इनको बहुत वाइटल है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए, उनको उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। तो अमेरिका की जो नसबंदी चाइना करने को देख रहा था, उसका पूरा गेम पलट डाला है चाइना को कंटेन करने के लिए, और उनको ऐसी मात दी है कि उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको।